आज ही मेरठ क्रांति की जमी बनी थी। मेरठ कमिश्नरी हुआ करती थी। उद्योग के क्षेत्र में भी मेरठ का रुतबा था, लेकिन आज की मेरठ का सूरत हाल पहले जैसा नहीं। विकास की धीमी चाल से जूझते मेरठ में सड़कें खस्ता हाल है, बिजली पानी की समस्या बरकरार है और उद्योग बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। इन सब के बीच जनप्रतिनिधियों के दावे हैं कि विकास तो हुआ है। आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे मेरठ संसदीय क्षेत्र की। तो 1857 की क्रांति के गवाह बने मेरठ का जिक्र पुराणों से लेकर इतिहास के पन्नों तक में दर्ज है। पश्चिमी यूपी में मेरठ अपनी एक खास पहचान रखता है। शायद यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के लिए मेरठ एक बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन मेरठ की जनता के हाथ क्या लगा? उम्मीदें और वादे कितने परवान चढ़े? कितना हुआ इलाके का विकास? इलाके की तस्वीर क्या कहती है? चलिए वो देखते हैं। 1857 की क्रांति का आगाज जिस वीर भूमि से हुआ, जहां से आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और सबसे मजबूती से आवाज उठी, वो जगह है मेरठ। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख इलाकों में से एक है। भारतीय राजनीति में भी मेरठ की एक सशक्त भूमिका है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कभी बीजेपी का तो कभी कांग्रेस का, कभी बीएसपी का कब्जा रहा। 1991 से 1998 तक बीजेपी के स्वर्गीय ठाकुर अमरपाल यहां से सांसद रहे। वहीं 1999 में यहां कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना ने जीत दर्ज की। 2004 में मेरठ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस से अलग बीएसपी के शाहिद अखलाक को जीत दिलाई। 2009 में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और राजेंद्र अग्रवाल सांसद बने। मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। ये सीटें हैं मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, कैंट और सरधना, जबकि 3 विधानसभा सीटों किठौर, सिवाल खास और हस्तिनापुर पर एसपी का कब्जा है। मेरठ की जनता ने बदलते वक्त के साथ मेरठ को जितना बदलते देखा, उतना ही सत्ता को भी। लेकिन मेरठ की जनता के हाथ आज भी खाली हैं और शहर में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कें तो हैं, लेकिन इनका होना न होना बराबर है। हालत यह है कि लोग खुद इन सड़कों पर चलने से डरने लगे हैं। तो हमारे क्षेत्र में सड़कों का तो जो बुरा हाल है वो नरक से भी बदतर है। 8-8 फुट गहरे गड्ढे हैं, रोज बाइक वाला गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूलों के रिक्शा पलट रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और रोड्स की भी काफी वो प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे रोड्स टूटी रहती है, इससे हादसों का भी डर है। जैसे कल रात को मैं आ रही थी स्कूटी से, तो लाइट चली गई तो गड्ढे दिखे ही नहीं मुझे। मैं गिरने का भी डर है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। काफी इस तरह की प्रॉब्लम्स है यहाँ। शहर का तो जो हाल है, सड़कें हो, पानी हो, सीवर हो, चाहे लाइट हो, बिजली हो, कोई भी चीज है, शहर तो सबसे पीछे की दृष्टि में है, पीछे खड़ा है। शहर में विकास नाम की चीज। जाम लगना तो जैसे आम बात हो गई है, मानो लोगों ने भी अब इसकी आदत सी डाल ली हो, क्योंकि उन्हें भी शायद उम्मीद नहीं कि उन्हें सड़क पर रोज लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। विकास तो बहुत दूर की चीज है। यहाँ तो जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए जनता को, वो भी नहीं मिल पा रही है। और दूसरा, वो दावा भी गलत कर रहे हैं। जिला कितनी तरक्की कर रहा है, उसकी तस्दीक यहाँ के दम तोड़ते उद्योग कर रहे हैं। व्यापारियों और उद्यमियों के हाल बुरे हैं। बिजली की कमी के चलते व्यापार बंद होने की कगार पर आ गए हैं। उद्यमी पलायन को मजबूर हो रहे हैं और तो और इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि भी इनकी आवाज नहीं उठा रहा। दिक्कत है व्यापारियों को। बिजली की व्यवस्था की है, बिजली आए दिन भगी रहती है, टाइम टेबल कुछ नहीं है। किसी भी टाइम मंगा देते, किसी टाइम आ जाती है। परेशानी है, कोई चीज टाइम पर नहीं मिल पाती। जनप्रतिनिधि वोट लेने आ जाते हैं, मगर कोई हमारी आवाज नहीं उठाता व्यापारियों की। कोई बात हो जाती है तो कोई चलता नहीं है, कोई मिलता नहीं है टाइम पर। हर तरह से परेशान है। और पूरे जिले में अराजकता का माहौल है, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। चुनाव आते हैं, सब लोग लीड करते हैं, आते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं 5 साल के। सांसद जी व्यापारियों की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन क्या चिंता से बात बनेगी? देखिए, जब तक व्यापारी को या उद्यमी को 2 चीजें अनिवार्यतः चाहिए। एक तो ढांचा चाहिए, यानी बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, सुविधाएं चाहिए मूलभूत, और साथ साथ सुरक्षा चाहिए।
और ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है और यहाँ के व्यापारी भाग रहे हैं। छात्र भी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। यूं तो मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, लेकिन समय से परीक्षा न होने और रिजल्ट में देरी की वजह से छात्रों के भविष्य पर संकट बना रहता है। छात्रों के सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको चाहे एडमिशन की प्रक्रिया हो, चाहे उसमें एग्जाम की प्रक्रिया हो, और ऐसी तमाम समस्याएं फीस को लेकर हैं। और हमारे जो भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी युवा हैं, सब उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। टाइम पर कभी भी एग्जाम नहीं हो पाते, टाइम पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। उसके बावजूद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि हो, हमारी समस्या नहीं उठाता है। चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, जितने प्रतिनिधि को हम वोट बनाकर बात तो करते हैं वो युवाओं की, मगर युवाओं की बात करने के बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा जनप्रतिनिधि जो हमारी मांगे हैं उनको लोकसभा में नहीं उठाता है। छात्रों की जो मेन समस्याएं हैं, एक तो एडमिशन है, फिर रिजल्ट है और एग्जाम है, तीनों मेन समस्याएं हैं। और छात्रों ने इनके लिए संघर्ष भी किया है, लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं वो केवल एक आंदोलन के तहत, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अगर वो इस बात को समझें और वोटों की राजनीति ना करके इस पर ध्यान दें तो ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। मेरठ में हाईकोर्ट की एक बेंच की मांग लंबे समय से वकील करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वकीलों की माने तो जनप्रतिनिधियों के सत्ता में आते ही सुर बदल जाते हैं। ये हाईकोर्ट की बेंच की मांग हमारी 58 वर्ष पुरानी मांग है। ये सरकारें ये पार्टियां जब सरकार में आती हैं तब तो हाईकोर्ट बेंच को देने को तैयार नहीं होती, लेकिन जब विपक्ष में होती हैं तो समर्थन में जरूर बोलते हैं। बेसिकली मेरा कहना यह है कि इसके अंदर किसी भी पार्टी की नीयत इसके अंदर साफ नहीं है। सांसद जी कोशिशों के दावे से पीछे नहीं हट रहे, उनसे ही जान लेते हैं कैसे वो वकीलों की मांग पर ध्यान दे रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच की बात थी, अभी तक वो विषय चल ही रहा है। उम्मीद है कि इस लोकसभा के कार्यकाल के अंतिम दिनों में हो सकता है वो स्वीकार कर लिया जाए। तो विपक्ष भी अब सांसद जी को उनके विकास के दावों पर घेर रहा है और खुद पूछ रहे हैं कहाँ हुआ विकास। हमने बहुत उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधि चुने होते हैं और उसके बाद हमें ये दिन देखना पड़े और मन को महसूस के हर वक्त बस व्यवस्था को कोसना पड़े, तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि फिर आदमी डामाडोल हो ही जाता है। वहीं सांसद जी विकास न हो पाने के पीछे केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और सहयोग न मिलने की बात कहते हैं। तो ये एक ऐसी कमी है कि प्रदेश सरकार की स्थिति, उसके कारण से अवसर निरंतर घटते चले जा रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के अभाव में नए अवसर बन नहीं रहे हैं। मैंने दोनों की तरफ चिंता जताई, जिनमें से 16 करोड़ 50 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए। सांसद निधि से सड़कों, नालियों, खड़ंजों को बनवाया गया, स्कूल कॉलेज का निर्माण कराया गया। 16.5 करोड़ हमको प्राप्त हो चुके हैं, अभी 2.5 करोड़ बाकी हैं और उनमें से लगभग 15.5 करोड़ 15 करोड़ के करीब खर्च हो चुके हैं। छोटे छोटे काम इसके अंदर संभव होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि लगभग 200-250 से अधिक काम पूरे क्षेत्र के अंदर हुए हैं। वो गलियां हैं, सड़कें हैं, छोटी मोटी खड़ंजे हैं, स्कूल कॉलेजों को दिया हुआ धन है, कुछ इसी प्रकार के अन्य कामों, कुछ हमारे जो शमशान हैं उनके ऊपर शेड बनवाए गए हैं। ऐसे लगभग 250-300 काम इसके अंदर संपन्न हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर बाकी निधि भी खर्च होकर के ये कार्य पूरे हो जाएंगे। वहीं सांसद जी का कहना है कि उनके प्रयासों से लोगों को एक और ट्रेन का तोहफा मिला है। हम शुरू से मांग कर रहे थे कि नौचंदी के अलावा भी एक ट्रेन होनी चाहिए, तो राज्य रानी एक्सप्रेस हमको मिली, 1.5-2 साल के अंतर पर ही मिल गई। इसके अलावा कुछ अन्य जो बुनियादी समस्या है उनको भी हल करने में हमने सफलता प्राप्त की है। सांसद जी ने तो जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए केंद्र और राज्य पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन क्या जनता इस दलील से इत्तेफाक रखेगी? क्योंकि जनता ने तो विकास की जिम्मेदारी अपने जनप्रतिनिधि को दी थी। खैर, एक बार फिर से चुनावी मौसम है और जनता इसी उम्मीद के साथ अपना सांसद चुनेगी कि मेरठ अब विकास से महरूम न रहे। मेरठ से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या कहती है मेरठ की तस्वीर, ये भी आपने देखा। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं।
का जो सांसद जो भी हो वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर कोई परेशान सा क्यों है? आने वाले सांसद इस परेशानी पर ध्यान देंगे तो गौतम बुद्ध नगर को गौतम की नगरी में तब्दील करेंगे। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। प्रगति के पथ पर उत्तराखंड को ले जाने का वादा है हमारा। देवभूमि के शहीदों के सपनों को करेंगे साकार, विकास की बहाएंगे बयार। आपदा के दंश में सब कुछ खो चुके लोगों का बनेंगे सहारा, पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद। आपदा पीड़ित लोग हैं उन क्षेत्रों में ये संदेश देंगे उनसे मिल करके कि हम और हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। आपदा प्रभावित इलाकों के विकास में ना हो कोई देरी, इसके लिए एसडीएम को दिए 1 करोड़ के वित्तीय अधिकार। मुख्यमंत्री के दौरों से जगी लोगों में एक आस, दिगंबरी माई और बेटों को पेंशन कर दिया अपनेपन का एहसास। मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, उससे खुश है। मुख्यमंत्री का यही है संकल्प, विकास किया है विकास करेंगे। उज्जवल प्रदेश के लिए संकल्पकृत है उत्तराखंड सरकार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। तो गाजियाबाद में आवास विकास विभाग में बड़े घोटाले की आशंका है। यहां पर 2 बड़े प्लॉट्स के लिए टेंडर खुलना है मगर कंपनियों को फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। आरोप है कि एडिशनल डायरेक्टर आरपी सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर फाइनेंशियल बिड खोल दी है, जबकि नियमों के मुताबिक पहले टेक्निकल बिड खोली जाती है। सरकारी बागुओं और भूमाफिया की मिलीभगत से गाजियाबाद में एक और बड़े घोटाले की बू आ रही है। मामला आवास विकास की सिद्धार्थ विहार योजना को लेकर गरमाया है, जहां 700 एकड़ जमीन को कई योजनाओं के नाम पर निजी बिल्डर्स को दिया जा रहा है। इस योजना के लिए विभाग 2 तरह के बिड सिस्टम अपना रहा है, जबकि नीलामी के जरिए अगर इसे आवंटित किया जाता तो विभाग को ही फायदा होता। जरा 7 जनवरी के विज्ञापन पर गौर कीजिए। 10 से 25 एकड़ वाले 5 प्लॉट को बल्क सेल में बेचा जाना है, जिनमें से 3 प्लॉट बिके, लेकिन 2 के लिए 17 जनवरी तक टेंडर मांगा गया, जिनकी दरें 38,500 रूपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई हैं, जबकि बाजार भाव 1.5 लाख रूपये प्रति वर्ग मीटर है। इस तरह आवास विभाग को प्लॉट से 14 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि बाजार भाव से मिलते तो विभाग को 42 अरब रुपए मिलते, यानी विभाग को 28 अरब रुपए का घाटा। बावजूद इसके अधिकारियों की दलील कुछ यूं है। तो यहाँ का रेट कम कराने के लिए हमारा पास कई लोगों का एप्लीकेशन आया था, उसको परीक्षण करने के बाद हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये रिजर्व प्राइस फिक्स किया जाता है, वहाँ के लैंड का रेट, जमीन का मूल्य प्लस इसमें कितने भी विकास कार्य हुए हैं उसको जोड़कर ये रिजर्व प्राइस फिक्स किया जाता है। दरअसल यहाँ पर 2 बड़े प्लॉट्स के लिए टेंडर खुलने हैं, लेकिन आरोप है कि इसके लिए कंपनियों को फॉर्म ही नहीं मिल पा रहे हैं। इल्जाम है कि कुछ बिल्डर्स के नाम पहले से ही तय कर दिए गए हैं, लेकिन इन आरोपों का जवाब भी विभाग के अधिकारियों के पास मौजूद है, जो गले नहीं उतरता। किसके भी पर्याप्त नेटवर्थ है, सॉल्वेंसी है और पर्याप्त टर्नओवर है, वो फॉर्म ले सकते हैं। अदरवाइज भी फॉर्म लेके उसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसका परीक्षण कहाँ परीक्षण होगी। लास्ट टाइम भी काफी परीक्षण होने के बाद कुछ लोगों का निरस्त भी हुआ था, इसलिए निरस्त हुआ था। कुछ लोगों का टर्नओवर कम था, सॉल्वेंसी नहीं कर पाए हैं। ये कहा जा रहा है सर कि पहले से फिक्स कर लिया गया। नहीं, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आरोप है कि एडिशनल डायरेक्टर आरपी सिंह ने सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर फाइनेंशियल बिड खोल दी है, जबकि नियमों के मुताबिक पहले टेक्निकल बिड खोली जाती है। वैसे खेल यहीं तक नहीं है। 7 जनवरी को टेंडर जारी होने के 1 दिन पहले यानी 6 जनवरी को
गाजियाबाद आवास विकास के अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार ने पत्र के जरिए ये बताया कि जिस जमीन को सिद्धार्थ विहार योजना के जरिए दिया जा रहा है उस पर हाईकोर्ट का स्टे है। इसके बावजूद जानकारी को नजरअंदाज किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए अभी भी आयुक्त की अपनी दलीलें हैं। हाईकोर्ट का स्टे है, एक्चुअली 1-2 कचरा पे स्टे है, उसका ये मतलब नहीं है पूरा स्कीम में स्टे हो गया है। वो उसको अलग कर दिया गया है और किसी को अलॉटमेंट लेटर में भी ये लिख दिया गया है वो वहां पे वो कचरा किसी को नहीं मिलेगा। दैट विल बी सब्जेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स फाइनल ऑर्डर। इस पूरे खेल में 2 अधिकारियों पर उंगली उठ रही है। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों अधिकारियों की पहुंच काफी ऊपर तक है और जो कुछ भी हो रहा है उसमें ऊपर वालों की बराबर की सहमति है। जाहिर है ऐसे में ये तय है कि जमीन की बंदरबांट के खेल में फिलहाल लगाम लगने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो इससे पहले भी गाजियाबाद में जमीन घोटाले का खुलासा हुआ था जब 41वीं वाहिनी पीएससी की जमीन पर एक निजी बिल्डर को अवैध कब्जे का मामला सामने आया था और जी मीडिया पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद लखनऊ में इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यूपी के गृह विभाग ने पीएससी के डीजी और रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य को जमीन की पैमाइश दोबारा करने के निर्देश दिए। सूबे में भूमाफिया और बिल्डरों के बढ़ते रसूख की कहानी जी मीडिया ने कई बार बेनकाब की। यकीन मानिए हर बार सवालों के घेरे में सरकारी तंत्र ही रहा। कभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की आड़ में किसानों की जमीन की बंदरबाट हुई तो कभी सरकारी जमीनों को भी बिल्डरों के हवाले कर दिया गया। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 1 स्थित 41वीं वाहिनी पीएससी की जमीन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएससी की 5304 वर्ग मीटर की करोड़ों की जमीन पर एक निजी बिल्डर को कब्जा दिला दिया गया। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो सवालों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि जीडीए और पीएससी के कुछ अधिकारी ही थे। इल्जाम फर्जीवाड़ा करने और अवैध तरीके से एनओसी देने का लगा, जिसके बाद पीएससी के सहायक सेनानायक ने इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में उंगली जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उठी, लिहाजा मामले में बढ़ते दबाव को देखते हुए इस गोरखधंधे की विजिलेंस जांच शुरू कराई गई। जी मीडिया पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद लखनऊ में इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह विभाग की ओर से पीएससी के डीजी और रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य को जमीन की फिर से पैमाइश करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल इस गोरखधंधे पर विभागीय जांच की रूपरेखा क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इल्जामों के घेरे में आए बिल्डर ने खुद को बेदाग करार देते हुए सरकारी नियमों को ही चुनौती दे डाली है। हमने जो जमीन हमें मिली है वो सरकारी संस्था से मिली हुई है। जीडीए एक अपने आप में सरकारी संस्था है। उस सरकारी संस्था ने हमें ये जमीन आवंटित की है, उस पर हम अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में शासन ने, जीडीए के सचिव साहब ने, सभी ने इस चीज को पूर्ण रूप से कहा है कि भाई आदिवासी कंसोर्टियम को जो जमीन मिली हुई है वो उसी पे कार्य है, फिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। फिलहाल पीएससी की जमीन पर अवैध कब्जे के खुलासे ने एक बार फिर सूबे में भूमाफियाओं और बिल्डरों के बढ़ते रसूख की तस्वीर तो जरूर पेश की है। सवाल यही है कि क्या सरकारी सिस्टम की लाचारी काली कमाई करने वाले बाबों के लिए वरदान बन गई है? क्या सूबे की सरकार ऐसे अधिकारियों और भूमाफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम है? और चलिए अब बात करते हैं नवाबों के शहर की शान की। नवाबों के शहर लखनऊ की शाम खासी मशहूर है। न जाने कितने शायरों ने अपनी शायरी में इस अंदाज़े शाम को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। लेकिन अगर हम कहें कि लखनऊ की सुबह की रौनक भी कम नहीं होती तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, लखनऊ की शाम अगर खास है तो सुबह का अंदाज भी कम दिलचस्प नहीं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ तो वैसे कई मामलों में खास है, लेकिन यहाँ जब बात अलग अलग चीजों की जाए तो पता चलता है कि लखनऊ कैसे खास है। आपको बता दें कि यहाँ की सुबह कुछ खास होती है। यहाँ एक रास्ता है जो पूरा महकता है। सूरज की पहली किरण चारों तरफ खुशबू बिखेरती है। यहाँ रंगों की दुनिया भी है। हम बात कर रहे हैं फूलों की मंडी की, जो लखनऊ चौक पर लगती है, जहाँ देशी विदेशी सभी तरह के फूल मिलते हैं। मंडी की खासियत ये है कि भाई यहाँ पे पूरे यूपी से
यूपी के ऑल इंडिया कह लीजिए, जो ग्लाइड आता है 1 नंबर का आता है। और यहाँ से अपना ग्लाइड भोपाल, अहमदाबाद और हैदराबाद और बॉम्बे, दिल्ली, हर तरफ इसकी सप्लाई होती है। जैसे यहाँ से दूर दूर फूल भेजे जाते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से किसान यहाँ फूल लेकर आते हैं। वो इन्हें बड़ी ही मेहनत से 3 महीने में पाल पोस कर उगाते हैं, फिर यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर ऑर्डर के आधार पर उन्हें भेजा जाता है। तो अपन खेत वेत बनवा के और उसी में रस्सी लगवा के बोते हैं और उसको उगाते हैं, फिर नाली बनती है और खाद अपने हिसाब से मात्रा में डालते हैं कि फूल मेरा बढ़ के अच्छा हो जाए। में कम से कम 2.5-3 महीने लगता है, पूरा तैयारी पे 3 महीने लग जाता है, तब इसको कटवा करके और मंडी लाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी फूल हैं जो हर जगह नहीं मिलते, उसे भी यहाँ लाया जाता है। यहाँ की मंडी में रात को 2 बजे तक लोग अपने फूल लेकर आते हैं और सुबह 4 बजे से मंडी लगनी शुरू हो जाती है। सुबह 10 बजे तक सारे फूल खत्म भी हो जाते हैं। यहाँ आपको देसी विदेशी सभी तरह के फूल मिल जाएंगे। रात में मान के चलिए 4 बजे से लग जाती है, 3 बजे 4 बजे से, और बाकी 11 साढ़े 11 पे खत्म हो जाती है। बुकिंग होती है, यहाँ से पार्सल ऑफिस से जाता है माल, बाकी बस से भी जाता है। तो कुल मिला के इसको डिलीवरी हम लोग को ही करना होता है। ये सिर्फ फूलों की मंडी नहीं बल्कि रंगों की दुनिया है। जितनी खास ये मंडी है उतने ही खास यहाँ के फूल भी हैं, जिनकी महक सूरज की पहली किरण के साथ आपको तरोताजा कर देगी। यहाँ सिर्फ फूलों की मंडी नहीं बल्कि रंगों की दुनिया है। जितनी खास ये मंडी है उतने ही खास यहाँ के फूल हैं, क्योंकि यहाँ देशी भी हैं और विदेशी भी हैं। जरूरत पड़ने पे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों में बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक ये फूल सप्लाई किए जाते हैं। उसी के साथ अगर कभी आप सूरज की पहली किरणों के साथ इस मोहल्ले में आए तो रंग बिरंगे फूलों के साथ एक पॉजिटिव सोच, अप्रोच यहाँ आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपको मिलेगी एक जिंदा दिली और महकता हुआ ये मोहल्ला। कैमरामैन दिवाकर के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, लखनऊ। तो यहाँ रुकेंगे, लेकिन फौरन लौटते एक बड़ी खबर के साथ। डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें। नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। मिठाई सर, किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता हूँ। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी। हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा। कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाइए ना सर। हाँ अब तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक कॉमर्स। और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में डंपर चालकों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया है। उनसे मारपीट भी की गई है। पुलिस ने 3 डंपर चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। महामाया फ्लाईओवर के पास ये घटना घटी है। तो बड़ी खबर इस वक्त, वन विभाग की टीम पर हमला बोला है, मारपीट की गई है। डंपर चालकों ने वन विभाग की टीम पर यह हमला किया है। और अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, जिस तरीके से डंपर चालकों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो डंपर चालक हैं ये खनन के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा पुलिस की जानकारी में अभी तक निकल कर आया है। जो यमुना के आसपास खनन होता है वहीं पर ये लोग डस्ट का भी कारोबार करते हैं इलीगल तरीके से। और वन विभाग की टीम ने उसी की जांच के लिए कुछ डंपर रोकने की कोशिश की थी। तभी डंपर सवार लोगों ने वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की और काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। उसके बाद 100 नंबर पर कॉल किया गया। थाना 39 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों की छानबीन की जा रही है। अमित, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां के इंडियन पोटास लिमिटेड की चीनी मिल में 120 कर्मचारियों को निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को बंधक बना लिया है। और इस बुलेटिन बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा, तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। नमस्कार, उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। अगले 27 मिनट हम उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और सांस्कृतिक रूप से क्या आज हुआ खास, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों के साथ। प्रदेश विधानसभा में कई दिनों से राजकुमार ठुकराल के मुद्दे को लेकर गतिरोध चल रहा है, जो अब विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद सुलझ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को उच्च अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए, ताकि विधायक के साथ किसी तरह का न्याय न हो। प्रदेश में जल्दी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से इस साल पहला बैच पास आउट हो रहा है, जिसमें 61 डॉक्टर पास आउट होंगे। इन्हें शर्तों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में तैनाती मिल जाएगी। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर जाएंगी। देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उनमें रह रहे लोगों का हालचाल जाना, समस्याओं पर गौर करने का भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। हरिद्वार के गुरुकुल गांधी विश्वविद्यालय में सेमिनार चल रहा है, जिसमें राज्यपाल आजिज कुरैशी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए पथ प्रदर्शक को जरूरी बताया। राज्यपाल आजिज कुरैशी ने कहा कि भूखे को रोटी और बीमार को इलाज मुहैया कराने की सोच ही सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। चमोली के जिला कारागार की दीवार 8 महीने बाद भी क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसके बाद से जेल में कई बार कैदियों ने अपने भागने तक के प्रयास किए हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे है। बता दें कि आपदा के दौरान जेल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। देहरादून के
क्लेमेंट टाउन में आयोजित एक शादी समारोह में इस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक संदिग्ध चीज पड़ी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, इस वस्तु को हटा लिया गया है। लोगों ने राहत की सांस भी ली है।